हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट जुलाई 2025 का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट है एन के। ठीक है, ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट है एन के और कंडीशन डाली है कि ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, और दो सेट उसने डिफाइन करके दिए हैं। दो सेट उसने डिफाइन करके दिए हैं कि S1 फंक्शन है ए से बी और फंक्शन कैसा है 1 to 1, एंड S2 सेट है जिसमें G फंक्शन है B to A और G है ऑन टू। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ए प्रॉपर सबसेट हो B का एंड B फाइनाइट है, देन there is a 1 to 1 map from S2 to S1. P equal to natural number का सेट है, then there exists a 1 to 1 map from S2 to B. B equal to natural number और A अगर finite है then there exists a 1 to 1 map from B to S1, and if A is finite then S2 is finite for any B. ठीक है, उसने दे रखा है कि ए और बी सब सेट है एन के, एंड एक कंडीशन डाली है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और दो सेट S1 एंड S2 डिफाइन करके रखे हैं। S1 बोल रहा है कि एफ ए टू बी एफ इज 1 1, एंड S2 बोल रहा है जी बी टू ए जी इज ऑन टू। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई है और इसको 1 1 होना है, टू बी 1 to 1, तो क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई होनी चाहिए। अगर इस फंक्शन एक्स टू वाई को 1 1 होना है तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ वाई से लेस देन होगी। और फॉर जी एक्स टू वाई किसी फंक्शन को ऑन टू होना है, टू बी ऑन टू, तब क्या चाहिए हमें? तब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन देख ली। 1 1 ऑन टू होने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, अब देखो, इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू n है, देन नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? फ्रॉम x to y इक्वल टू n p m, एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x to y क्या होता है? समेशन k इक्वल टू 0 to n-1 to the power k n c k n-k to the power m। ये फॉर्मूला होता है ऑन टू फंक्शन काउंट करने का। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शंस। सबसे पहले देखो ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है कि अगर b मेरा इक्वल है नेचुरल नंबर के सेट के, ठीक है, और a फाइनाइट है, देन देयर एग्जिस्ट अ 1 1 मैप फ्रॉम b टू S1। तब एक 1 1 मैप एग्जिस्ट करेगा, कहां से कहां? b से S1 पे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? गिवन कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर इक्वल टू 2, और थर्ड ऑप्शन में उसने क्या बोला कि b इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट है एंड a इज फाइनाइट, देन b से S1 पे एक 1 1 मैप एग्जिस्ट करेगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि a में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि a में n एलिमेंट है। ठीक है, a की कार्डिनलिटी n है। ठीक है, नाउ b की कार्डिनलिटी क्या है?
नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है? अलिफ नॉट के इक्वल, है ना? तो ये क्या हो गया? अलिफ नॉट के इक्वल। सो हमें क्या चाहिए? बी से S1 पे मैपिंग ले रहा है, तो कार्डिनलिटी ऑफ S1 क्या हो जाएगा? S1 सेट डिफाइन किया था ना, कैसा सेट था S1? एफ ए से बी सच डेट एफ इज 1 1। तो हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस चाहिए ए से बी पे, वही कार्डिनलिटी ऑफ S1 होगी, राइट? सो द नंबर ऑफ 1 to 1 function from A to B क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ B P N, और ये क्या है? अलिफ नॉट P, और A की कार्डिनलिटी क्या थी? N, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये परमुटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? अलिफ नॉट -1, अलिफ नॉट -2, अलिफ नॉट -n+1, और बाकी अलिफ नॉट -n नीचे भी आएगा, अलिफ नॉट -n, और वो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अलिफ नॉट को फाइनाइट टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अलिफ नॉट के इक्वल आ जाएगा, राइट? तो यहाँ से हमें S1 की कार्डिनलिटी हमें क्या मिली? अलिफ नॉट, और B की कार्डिनलिटी क्या थी? अलिफ नॉट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? Thus S1 and B has same cardinality, ठीक है? अलिफ नॉट, दिस इम्प्लाई B is equivalent to S1, और जब B इक्विवेलेंट है S1 के, तब हमें क्या मिलेगा? बाइजेक्शन, देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम B to S1, दिस इम्प्लाई देयर, जब बाइजेक्शन है तो 1 1 होगा, सो देयर एग्जिस्ट ए 1 to 1 मैप फ्रॉम B to S1, क्लियर? तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर B इक्वल है नेचुरल नंबर के सेट के और ए फाइनाइट है, तो एक 1 to 1 मैप एग्जिस्ट करेगा B से S1 तक। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, है कि नहीं? हमें एक मैप मिल गया, और पार्ट बी का क्वेश्चन है एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी सारे रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। चलो आगे और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है ऑप्शन 1 में कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी फाइनाइट है, और यहाँ से एक कंडीशन याद रखना कि ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी फाइनाइट है, देन देयर इज अ 1 to 1 मैप फ्रॉम S2 to S1। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए प्रॉपर सबसेट है बी का एंड बी इज फाइनाइट, देन देयर is a 1 to 1 map from S2 to S1, ठीक है? तो हमें दे रखा है कि A प्रॉपर सबसेट है B का, B फाइनाइट है, तो प्रॉपर सबसेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ A लेस होगी कार्डिनलिटी ऑफ B से, स्ट्रिक्टली लेस होगी क्योंकि उसने बोला है प्रॉपर है, और हमें क्या गिवन है कि ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, है ना? तो हम एक सेट A मान लेते हैं कि हमारे पास 1 2 है, कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारा जो मन हो वैसा फाइनाइट सेट मान लो, और एक सेट लेट कर लो B, ठीक है? एंड B इक्वल टू 1 2 3 4, हम ये भी मान लेते हैं। आपका जो मन है वो B ले सकते हो, लेकिन बस B A से बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद देखो S1 की कार्डिनलिटी क्या होगी? S1 में कैसे फंक्शन आ रहे हैं? 1 1 वाले, F E to B such that F is
वन वन। तो ए से बी के बीच में डिफाइन होने वाले जितने भी वन वन फंक्शन होंगे उनकी कार्डिनलिटी है एस वन। तो हम फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे देखो एन क्या हो गया 4 और m क्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n p m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये क्या हो गया 24 बाय 2 इक्वल टू 12। और ये क्या है 12 नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, यानी कि S1 की कार्डिनलिटी। ठीक है, अब देखो S2 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो अब हम बी टू ए ऑन टू फंक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एनएम भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा एन क्या था 4, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 2 और एम क्या हो जाएगा 4। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है एन सी के, और के रन कर रहा था 0 से एम तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2C0 टू दी पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 टू दी पावर 4। n-1 करेंगे यानी कि 2-1 तो क्या हो जाएगा 1 टू दी पावर 4। तो ये क्या हो गया 2C0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 0 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल होके 1 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 टू दी पावर 4 बचा 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 2C1। 2C1 किसके इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ से क्या मिला हमें 14। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं 14, और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हैं 12, है ना। और वो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में कि S2 से S1 पे हमें वन वन फंक्शन मिलना चाहिए। S2 से S1 पे वन वन फंक्शन कब मिलेगा जब कार्डिनलिटी ऑफ S2 लेस इक्वल हो जाए कार्डिनलिटी ऑफ S1 के। पर हमें क्या मिला S2 14 है और S1 12 है ना। तो 14 12 से लेस तो नहीं है, 14 12 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमें कोई भी वन वन मैप नहीं मिलेगा, है ना। सो इफ देयर इज अ वन टू वन मैप फ्रॉम S2 to S1, we must have cardinality of S2 is less than equal to cardinality of S1. But here cardinality of S2 is greater than cardinality of S1. 14 is greater than 12. Hence, there cannot be one map from S2 to S1. क्लियर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इफ b इक्वल टू n देन देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप फ्रॉम S2 टू b। b नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है, तो एक वन वन मैप एग्जिस्ट करेगा S2 से b के बीच। ठीक है, देखते हैं। देखो ऑप्शन सेकेंड क्या बोल रहा है कि b इक्वल है नेचुरल नंबर के सेट के, देन देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 टू B। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन इजी है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो जाती है कि एग्जाम हॉल में ये या तो गलत हो जाता है या बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं इसको। तो इस पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो ये छूटेगा नहीं ना गलत होगा, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ B क्या है अलिफ नॉट, और ए सबसेट है नेचुरल नंबर का,
और a ग्रेटर इक्वल टू 2 है। और इसने किसकी बात की? S2 की। S2 क्या था? g फंक्शन था b से a, और b क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n से a और g इज ऑन टू। ठीक है। इफ स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, अगर हम मान लें कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है? कि हमें एक 1-1 मैप मिल जाएगा S2 से B पे। ठीक है। अगर स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा? देन कार्डिनलिटी ऑफ H2 इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, क्योंकि हमें 1-1 मैप दिखाना है H2 से B पे, तो H2 की कार्डिनलिटी कम होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ B से। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू हमारे पास सेट है 1-2। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ S2 क्या हो जाएगा? फंक्शन g n से कहाँ डिफाइन है? 1-2 पे, सच डेट g इज ऑन टू। यहाँ एक नोट लगाओ। नोट, नोट क्या है? कि एवरी फंक्शन g इज ऑन टू एक्सेप्ट टू कांस्टेंट फंक्शन gn equal to 1 for all n belongs to natural number and gn equal to 2 for all n belongs to natural number। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हर फंक्शन g का ऑन टू है, सिर्फ दो फंक्शन को छोड़ के। कौन सा? मान लो कि तुम कांस्टेंट फंक्शन ले लिए 1। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हम ले लिए 1, तो मेरा 2 तो रह जाएगा ना। और ऑन टू क्या बोलता है? कि रेंज के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर दिए g ऑफ x इक्वल टू 1, तो सारे नेचुरल नंबर जाके 1 पे मैप कर जाएंगे। तो 2 पर तो मैप नहीं करेगा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम सारे फंक्शंस को मैप करा दिए 2 पे, तो फिर हमारा 1 खाली रह जाएगा, तो 1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो भी फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे सारा फंक्शन ऑन टू है सिवाय दो कांस्टेंट फंक्शन के। ये नोट हमारा बोल रहा है। समझ में आया? सो जितने भी हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन है वो सारे कैसे हो जाएंगे? ऑन टू। द रिमेनिंग फंक्शन आर और ऑन टू। तो कार्डिनलिटी ऑफ S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फंक्शन g नेचुरल नंबर से सेट 1-2 पे और -2, वो जो कांस्टेंट फंक्शन थे दो, वो हम माइनस कर देंगे। तो ये कितने होंगे? यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे अलिफ नॉट एलिमेंट है, तो कितने फंक्शन बनेंगे? 2 टू दी पावर अलिफ नॉट फंक्शन बनेंगे और -2 हो जाएगा। तो ये क्या है? 2 टू दी पावर अलिफ नॉट किसके इक्वल होता है? कंटिनम के इक्वल होता है। तो ये तो आ गया कंटिनम। कंटिनम -2, तो कंटिनम तो अनकाउंटेबल सेट का कार्डिनलिटी है। तो अनकाउंटेबल सेट से कोई दो एलिमेंट बाहर ही कर दोगे तो उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये क्या होगा? ये तो सी ही हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया S2 इज अनकाउंटेबल। S2 अनकाउंटेबल है और नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? काउंटेबल। एंड B इज काउंटेबल। तो S2 से किसी अनकाउंटेबल सेट से किसी काउंटेबल सेट पे 1-1 फंक्शन तो नहीं मैप हो सकता ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्डिनलिटी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ B, है ना। तो यहाँ पे 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि S2 कैसा आ गया? अनकाउंटेबल, और B कैसा है? काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल से काउंटेबल पर 1-1 फंक्शन नहीं मिलेगा हमें, है कि नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? अगर A फाइनाइट है देन S2 इज फाइनाइट फॉर एनी B। फोर्थ क्या बोल रहा है? इफ A is finite then
S2 is finite for any b। तो अभी तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन में देखा, जब बी हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया और ए की कार्डिनलिटी 2 ली तो S2 अनकाउंटेबल आ गया, है कि नहीं। अभी हमने क्या लिया कि ए हमने लिया था 1 2 और बी हमने लिया था नेचुरल नंबर का सेट, तो S2 हमें क्या मिला था, कंटिन्यूम मिला था, अनकाउंटेबल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि S2 फाइनाइट मिलेगा किसी भी बी के लिए। तो ऑप्शन 2 में हमने जो देखा था वहां से हमारा ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, तो इसका सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द सीक्वेंस SN एंड TN, ठीक है। और SN उसने दे रखा है समेसन k इक्वल टू 0 टू n 1 बाई k फैक्टोरियल का स्क्वायर, एंड TN दे रखा है समेसन k इक्वल टू 0 टू n NCK -1 टू द पावर k बाय n टू द पावर k, ठीक है। तो सबसे पहले देखो TN, इस सेट को देखो क्या दिया है उसने, TN समेसन k इक्वल टू 0 टू n NCK -1 टू द पावर k NK, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम याद है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NCK x टू द पावर k प्लस NCN x टू द पावर n, ये होता है। और ये किसके इक्वल होता है, समेसन k इक्वल टू 0 टू n NCK x टू द पावर k के। इसको ओपन करोगे तो ये सीरीज मिलेगी कि नहीं, और ये किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के। अब इस सीरीज को TN से कंपेयर करके देखो, सेम है, x की जगह पर क्या है -1/n, है ना, x की जगह पे क्या है -1/n, बाकी सब एज इट इज सेम है। तो इसकी वैल्यू हम ये नहीं लिख सकते, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स था ना, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है -1/n, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस 1/n टू द पावर n, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/n टू द पावर n। और ये तो हमें खूब अच्छे से पता है कि इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होती है e टू द पावर -1, यानी कि इस 1 के आगे जो भी साइन रहेगा वो e के पावर में आता है, तो इसके आगे -1 है तो e के पावर में -1 आ जाएगा, है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/e के। तो ये क्या है, ये लिमिट है, ये TN की लिमिट है। तो लिमिट इनफीमम ऑफ TN इक्वल हो जाएगा लिमिट सुप्रीमम ऑफ TN के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/e के। तो लिमिट इनफीमम और लिमिट सुप्रीमम कितना हो जाएगा TN का, 1/e, ठीक है। और SN क्या दे रखा है उसने, SN उसने दिया है समेसन k इक्वल टू 0 टू n 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है।
इसको ध्यान से देखो, जब हम लोग e टू द पावर 1 का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल, है ना? इस तरह से कुछ मिलता है हमें। और यहाँ पे इसने क्या दिया, देखो सेम उसी तरह की सीरीज है, बस यहाँ पर क्या आ गया है, के फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया है। तो एक बात बताओ कि समेशन के इक्वल टू 0 to ∞ 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में बड़ा टर्म है, हमेशा छोटा होगा कि नहीं 1/k फैक्टोरियल से? ये बताओ। 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा ना 1/k फैक्टोरियल से, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा टर्म होगा नंबर उतना छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं कि समेशन के इक्वल टू 0 to ∞ 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन है समेशन 1/k फैक्टोरियल के इक्वल टू 0 to ∞, है कि नहीं? और ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है e। तो यहां से हमें क्या मिला कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज लेस देन इक्वल टू e, यानी कि हमें एस एन का अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड ऑफ एस एन क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू ई हो गया। सुप्रीमम भी कह सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सुप्रीमम होता है। तो एस एन का सुप्रीमम क्या हो गया? ई हो गया। और टी एन का लिमिट इनफीमम एंड लिमिट सुप्रीमम दोनों क्या था? 1/e। तो हमें यहां से क्या पता चला? हमें पता चला कि एस एन लेस देन इक्वल टू ई है और टी एन इक्वल टू 1/e है। तो इन दोनों सीक्वेंस के बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब अपना अपना ऑप्शन देखो, क्या बोल रहा है ऑप्शन में? लिमिट सुप्रीमम ऑफ टी एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ एस एन। तो लिमिट सुप्रीमम क्या है टी एन का? 1/e। 1/e इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ एस एन क्या है? ई। सही बात है ये, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ टी एन इज लेस देन इक्वल टू ई। लिमिट सुप्रीमम ऑफ टी एन क्या है? 1/e इज लेस देन इक्वल टू ई। ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इनफीमम, लिमिट इनफीमम एस एन ग्रेटर इक्वल हो जाएगा ई स्क्वायर के। पर हमें अपर बाउंड क्या मिला? एस एन का। एस एन का अपर बाउंड हमें मिला ई, यानी कि ई से तो एक्सीड कर ही नहीं सकता एस एन, अपर बाउंड है ना वो, ई से तो एक्सीड कर ही नहीं सकता एस एन। और ये इनफीमम की बात कर रहा है, तो ई से तो कम ही होगा ना इनफीमम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लिमिट इनफीमम एस एन का ई स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? लिमिट इनफीमम टी एन ग्रेटर इक्वल टू ई। तो लिमिट इनफीमम हमें टी एन का क्या मिला? 1/e। तो 1/e क्या बड़ा होता है इससे? नहीं। तो हमारा फोर्थ वाला भी गलत हो गया, है ना? तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सिंपल, उसने हमसे लिमिट पूछी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n n+1 n+2 n+n टू द होल पावर 1/n। ठीक है, तो सिंपल इसमें कॉची सेकंड थ्योरम लग जाएगा, है ना? हमें कॉची सेकंड थ्योरम से क्या पता है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन का पावर 1/n इक्वल होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an के। बट इसमें क्या कंडीशन होती है कि लिमिट हमारा फाइनाइट होना चाहिए, है ना? प्रोवाइडेड लिमिट मस्ट बी फाइनाइट। तो कॉची सेकंड थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। तो जब हम कॉची सेकंड थ्योरम हम लगाएंगे तो हमें ए एन क्या मिलेगा?
देखो ये वाला 1/n है, इस n को हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n⁴n, है ना। तो an हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा n+1, n+2 एंड n+n 2n अपॉन n⁴n, यही बनेगा an, है ना। और फिर हमें क्या लेना है, an+1, ये क्या बन जाएगा, n+1+1 2, n+3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n+2 अपॉन n+1 हमारे पास क्या था, हमारे पास था en का पावर 1/n। अगर हम इस सीक्वेंस को en माने तो ये हमें en का पावर 1/n गिवन है ना। तो हमें अब क्या करना होगा, फिर इनका हम रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, en+1/en क्या आ जाएगा, n+2, n+3, 2n+2 था ऊपर, और बाय में क्या आएगा, en का टर्म n+1 n+2 से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, n+1 n+2 2n इंटू n+1 और ऊपर इंटू में क्या आ जाएगा, n⁴n, और यहाँ से n+2 n+2 n+3 और यहाँ 2n तक का टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा नीचे, नीचे बचेगा 2n+1 2n+2, क्योंकि हमने 2n तक का ही टर्म ऊपर कैंसिल किया है तो 2n+1 भी तो बचेगा इसके आगे, और 2n+2 बाय नीचे क्या बचा, n+1 और यहाँ पे क्या, n+1 तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n+1 इंटू n बाय n+1 नहीं, n+1, ठीक है। अब यहाँ से देखो n+1 से इसे हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ से हमें अभी क्या मिला, हमें मिला 4n+2 बाय n+1 इंटू n+1 n। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे n बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 4+2/n अपॉन n 1+1/n, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये वैल्यू e के, इंटू यहाँ से n बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/1+1/n तो यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 पे चली जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 1 और ये वाली वैल्यू कहाँ जाती है, e पे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/e, तो इसका लिमिट क्या आ गया, 4/e, है ना। तो हमसे लिमिट पूछा है, इसका क्या हो जाएगा, 2/e गलत, 4/e सही, और बोल रहा है log 2 - 1, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, log 2 - 1, तो हम log e2 - 1 को हम लोग log e लिख सकते हैं, तो यहाँ से log 2 - log e हम करें तो ये क्या हो जाएगा, log 2/e, ये तो इक्वल नहीं है ना 4/e के, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। और
फोर्थ ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है 2 log 2 - 1। 2 log 2 - 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 4 - log e। तो ये क्या हो जाएगा, log 4/e। log 4/e इक्वल नहीं होता है 4/e के, है ना। log 4/e इक्वल नहीं होता है 4/e के। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सिर्फ ट्रू था। क्लियर है। देखो ये क्या बोल रहा है कि एफ एन एक रियल वैल्यूड फंक्शंस का सीक्वेंस है। देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट, ईच एफ एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन, हर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है और हर फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है एफ पे यूनिफॉर्मली, तो जो हमारा एफ आया है वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है इफ ईच फंक्शन इज बाउंडेड एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, देन एफ इज बाउंडेड। अगर हर फंक्शन बाउंडेड है और एफ एन कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज एफ के ऊपर, तो एफ बाउंडेड हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस। उसने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी कि फंक्शन का सीक्वेंस बाउंडेड भी है और कंटिन्यूअस भी है और कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज एक बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एफ के ऊपर। फंक्शन भी अब उसने दे दिया बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस ही होगा, तब ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, ऐसा बोल रहा है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि इफ ईच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली, अगर सीक्वेंस का हर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कन्वर्ज कर रहा है एफ पे यूनिफॉर्मली, तो जो हमें फंक्शन लिमिट फंक्शन एफ मिला है वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसका ऐसा कहना है। तो देखो फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग पहले करते हैं कि अगर एफ एन एक्स डिफरेंशिएबल है तो ये एक रिजल्ट है, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला डायरेक्ट रिजल्ट गिवन है। तो फोर्थ वाला एक रिजल्ट है कि अगर इफ ईच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, एफ एन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है, देन एफ may not be differentiable। ठीक है, अगर फंक्शन का सीक्वेंस डिफरेंशिएबल है और एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है, तो लिमिट फंक्शन एफ के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या है, वेयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। वेयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, लेट f बिलोंग्स टू सी ए बी। अगर हमारा कोई फंक्शन एक कंटिन्यूअस ए बी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और ए बी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, देन there exists a sequence Pnx of polynomial in CAB such that Pnx converges uniformly on F। ठीक है, वेयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या बोलती है, अगर f कंटिन्यूअस ए बी से बिलोंग कर रहा है तो हमें एक पॉलिनोमियल की सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल की सीक्वेंस पी एन एक्स मिल जाएगी उसी इंटरवल में
सच डेट कि वो सीक्वेंस जाके कन्वर्ज करेगी उस एफ पे। तो हमें कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर एक क्लोज इंटरवल से मिल रहा है तो उसके लिए एक पॉलिनॉमियल की सीक्वेंस जरूर होगी उस इंटरवल से जो उस एफ के ऊपर कन्वर्ज कर रही होगी। ठीक है, समझ आया? अब एक नोट लगाओ। नोट में क्या है कि P ऑफ ए बी यानी कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स कहां से आ रहा है? क्लोज इंटरवल ए बी से। इज डेंस इन सी ए बी। सेट ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइंड ऑन ए बी क्या होती है? डेंस होती है सी ए बी में। क्लियर? और डेंस होती है इसका क्या मतलब है कि इस सेट का हम लिमिट पॉइंट लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा सी ए बी के, है ना? तो पी ऑफ ए बी का लिमिट पॉइंट का सेट बोलो चाहे इनका क्लोजर बोलो, वो क्या आएगा? इक्वल टू सी ऑफ ए बी के आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो स्टेटमेंट था कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन का सीक्वेंस है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है एफ पे, तो हम नहीं बता सकते कि एफ डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसका प्रूफ कि इफ ईच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड एफ एन converges to f uniformly, let mod x belongs to c minus 1 to 1। ठीक है, mod x कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो -1 to 1 इंटरवल से बिलोंग करता है ना? सो बाय Weierstrass approximation theorem, अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई भी फंक्शन इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो हमें एक पॉलिनोमियल की सीक्वेंस मिलेगी जो जाकर उस फंक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। इतना सिंपल सा थ्योरम है। थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस Pn(x) belongs to c-1 to 1 such that Pn(x) कन्वर्स करेगी यूनिफॉर्मली कहाँ? मॉड x पे, क्योंकि यहाँ पे f क्या है हमारा? मॉड x है। तो Pn(x) कन्वर्स कर गई यूनिफॉर्मली मॉड x पे। और Pn(x) किसका सीक्वेंस है? पॉलिनोमियल का सीक्वेंस है। और पॉलिनोमियल का सीक्वेंस, पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है ना? तो देखो Pn(x) में जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सारे पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होंगे और कन्वर्स भी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली किस पे? मॉड x पे। लेकिन मॉड x तो डिफरेंशिएबल नहीं होता ना। हियर ईच Pn(x) is differentiable but mod x is not। mod x डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट था बाय Weierstrass अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, है ना? उसके बाद देखो हमारा फर्स्ट वाला भी हमारा रिजल्ट है। क्या बोल रहा है कि अगर हर फंक्शन एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर जाए एफ पे तो एफ भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ एफ एन converges uniformly on f such that fn is uniformly continuous on s। ठीक है, this imply f is uniformly continuous on s। ये हमारा रिजल्ट है, हमें इसे प्रूव करना है ना? प्रूफ, लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। ये उसने दे रखा है, उसने यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन on a set S that converges uniformly
टू अ फंक्शन f ऑन s। और हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि f भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, है ना। वी वांट टू शो दैट f is uniformly continuous on s। ठीक है, हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना है। तो डेफिनेशन क्या होता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का? कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we must find a delta greater than 0 such that for all xy belongs to S, if mod x minus y is less than delta, then mod of fx minus fy is less than epsilon। ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन का, है ना। तो हमें ये शो करना होगा f के लिए। क्लियर? नाउ since fn converges f uniformly on s, अगर fn f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है, then there exists a positive integer n independent of x। ये हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म के लिए। such that for all n greater than n and all x belongs to s, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाय 3 से। ठीक है, अगर एफ एन एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन एंड ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, हमें क्या मिलेगा? मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम कितना भी छोटा ले सकते हैं अपने मन से, हाँ, एज स्मॉल एज वी प्लीज। तो हम एप्सिलॉन बाय 3 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। दिस इम्प्लाई f of n plus 1 of x minus f of x is less than epsilon by 3। हमारे पास अगर ये वाला टर्म है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ एन प्लस 1 एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। एंड हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ एन प्लस 1 y माइनस एफ ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। ठीक है, the chosen function f n plus 1 is uniformly continuous on s। ये जो f n plus 1 है ये कैसा है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है s में। ठीक है, सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है अगर, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा such that if mod of x minus y is less than delta, then f n plus 1 x minus f n plus 1 y लेस हो जाएगा किससे? एप्सिलॉन बाय 3 से। ठीक है, यहां तक सही है। उसने जो हमें दे रखा था हम उसी की डेफिनेशन अप्लाई करते जा रहे हैं, बस अपने मन से अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। क्लियर? अब हम इस पे ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाते हैं। ठीक है, अप्लाई ट्राइंगल इन इक्वलिटी। ठीक है, हम कोई भी 2 पॉइंट एक्स वाई ऐसे चूज कर लेते हैं। टेक एनी 2 पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू एस such that mod of x minus y is less than delta। ठीक है, तो इस पर लगाओ अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो क्या मिलेगा हमें? mod of fx minus fy is less than equal to fx minus fn plus 1 x plus fn plus 1 x minus fn plus 1 y
प्लस एफ एन प्लस वन वाई माइनस एफ ऑफ वाई। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, बस मॉड अप्लाई किया है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू, इन तीनों की वैल्यू हम लोग ऊपर क्या निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3। तो अब समझ आया कि हम लोग एप्सिलॉन बाय 3 क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाए। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन। सो वी फाउंड delta greater than 0 such that mod of x minus y is less than delta, और उसके लिए हमें एक डेल्टा पॉजिटिव मिल गया, है ना, which is definition of uniform continuity. Clear? Thus the limit function f is uniform continuous on S. Clear? तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रिजल्ट था, तो ये तो ट्रू हो गया। अभी हमने इस रिजल्ट को प्रूव भी कर लिया कि अगर हर फंक्शन का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ के ऊपर, तो वो जो लिमिट फंक्शन एफ मिला है हमें वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ ईच फंक्शन एफ एन इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज देन एफ इज बाउंडेड। यहाँ पर जो वर्ड इसने यूज किया है पॉइंट वाइज, ये एक प्रॉब्लम कर दिया। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड यूज करता तब तो ये बाउंडेड हो जाता, लेकिन उसने क्या बोल दिया, पॉइंट वाइज, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट 2 के लिए एक काउंटर एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, एफ एन, एफ पे कन्वर्स कर रहा है कैसे, पॉइंट वाइज, और उसने ये वाला फंक्शन हमें कैसे दे दिया, बाउंडेड दिया है। और हमसे क्या बोल रहा है कि एफ भी बाउंडेड होगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ नीड नॉट बी बाउंडेड। जरूरी नहीं है कि अगर हमारा एफ एन एक्स बाउंडेड है और पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है एफ पे तो वो भी बाउंडेड हो। देख लो, इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल, कि एफ एन इक्वल टू समेसन 0 टू एन एक्स एन ले ले। तो ये क्या है, जीपी सीरीज है कि नहीं, ये जीपी सीरीज है। तो इसको, और x बिलोंग कर रहा हो क्लोज इंटरवल 0 1 से, तो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दावर n बाय 1 माइनस एक्स, और ये जीपी सीरीज है। तो जब इस पे लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 1, तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये टर्म कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा ना कि f इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स। अब बताओ, ये तो अनबाउंडेड है ना, जब x मेरा 0 से 1 पे डिफाइन है, जब हम x को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 फॉर्म बन जाएगा। तो ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड। और वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा एफ एन एक्स बाउंडेड है और वो कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज एफ के ऊपर, तो एफ भी मेरा बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन देखो, ये वाला जो सीक्वेंस था समेशन एक्स एन, ये मेरा बाउंडेड था, ठीक है, और कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज किस पे, 1 बाय 1 माइनस एक्स के ऊपर। लेकिन ये कैसा है, ये तो अनबाउंडेड है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स हो गया, है ना, ये तो फॉल्स हो गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ ईच फंक्शन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस एंड एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कंडीशन हमें दे दी कि एफ एन एक्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो भी बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है, और जिस लिमिट फंक्शन एफ पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं वो लिमिट फंक्शन एफ भी हमारा क्या है, बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है, और कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज हो रही है। तो वो बोल रहा है कि ये जो कन्वर्जेंस होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है।
थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोला उसने कि एफ एन एक्स से एफ के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, प्लस उसने क्या बोला कि ये कैसा फंक्शन है हमारा, बाउंडेड प्लस कंटिन्यूअस, और ये वाला फंक्शन भी इस बार उसने दे रखा है हमें बाउंडेड प्लस कंटिन्यूअस। इतनी कंडीशन उसने हमें दे रखी है और वो बोल रहा है कि ये जो कन्वर्जेंस है ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हम एक काउंटर एग्जांपल दिखा लें, अगर हम ले लें एफ एन एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एन ऑन 0 to π/2, हमें क्या पता है साइन एक्स बाउंडेड फंक्शन है, ये फंक्शन बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका लिमिट लेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स कहाँ टेंड कर जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी। जब एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये सीक्वेंस जाकर 0 पे टेंड करेगी, है ना। तो ये 0 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया हमारा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। सही बात है। तो इसका देखो एम एन निकालोगे, एम एन क्या होगा, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ, एफ तो 0 ही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला फंक्शन भी हमारा बाउंडेड प्लस कंटिन्यूअस है, तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर रहा था, है ना। -0, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या है, अब इसका सुप्रीमम तो हमारे पास 1 आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए 0। दिस इम्प्लाई कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, है कि नहीं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है थर्ड वाला ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ ट्रू था। क्लियर। तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।